I'm back with another video. You can see on my screen that today I will be sharing one question of how to solve revaluation account and how to prepare the partner's capital account. This is one question which will help us in further doing the cases based on revaluation account plus the different treatments of capital. So let's just understand this question. Let's just understand how partners prepare the revaluation account at the time of reconstitution of a firm. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक नई फर्म का बनना, न्यू फर्म इज फॉर्म्ड, एक नई फर्म फॉर्म की गई है। और जब एक नई फर्म फॉर्म की जाती है तो बेटा उसमें हर एक तरीके की एडजस्टमेंट होती है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर की हो कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है, चाहे वो गुडविल का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट हो, प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट हो। ये सारी चीज़ें आपने चेंज इन पीएसआर चैप्टर में पढ़ी होंगी। और इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ अब जो इसमें एक मेजर चेंज हमें पढ़ना है वो है कैपिटल की जो एडजस्टमेंट है, वो कि कैपिटल्स पार्टनर्स की कैसे एडजस्ट की जाती है जब भी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाता है। तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से समझें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो क्या क्या किया जाता है। मैंने रीवैल्यूएशन के ऊपर एक स्पेसिफिक कोई भी वीडियो शेयर नहीं की है, इसलिए मैं आपको बस इस वीडियो में ही थोड़ा सा पार्ट रीवैल्यूएशन का बता देती हूँ कि देखिए रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब भी कोई हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो हम पीएसआर चेंज कर रहे हैं, या तो हमारा पार्टनर कोई नया एडमिट हो रहा है, या तो हमारा पार्टनर कोई एडमिट हो रहा है, या तो हमारा कोई जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर वो रिटायर हो रहा है। ये इनमें से कोई भी केस हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो मान लीजिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, हमारी नई फर्म कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नई फर्म बन रही है, तो उस केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए कि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हमारा लॉजिक और उसके पीछे का मेथड क्या होता है। एक सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है रिवैल्यूएशन के लिए कि जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, सॉरी लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो लायबिलिटी की वैल्यू जब भी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, लायबिलिटी की वैल्यू जब भी कम होगी तो वो क्रेडिट होगी। आपने याद रखना है इसका वाइस वर्सा, एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगी। ठीक है, ये आपने अगर याद रख लिया कि अगर कोई मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी बढ़ ही रही है ना एक तरीके से, तो वो हमारी डेबिट होगी। और मान लीजिए अगर मेरी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो भी बढ़ ही रही है ना बेटा, मान लीजिए, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो हमारी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर यहाँ से मैं इसकी जर्नल एंट्रीज उठाऊं और उसको लिखूं तो मैं ये इसके ऊपर आपका एक अलग वीडियो प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो उसमें मुझे इस तरीके से इन मोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। इसमें मैंने एक ऐसा केस लिया है जो कि दो दो एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर अप कर लेगा। सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। जब भी हम इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज कि मैं मेन फॉर्मेट्स को ना पहले बना के रख लूँ। मान लीजिए कि मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो यू कैन प्रिपेयर इट इन एडवांस। आप पहले अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना के उसे एडवांस में छोड़ दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में बेटा टाइम नहीं होता। हमारे पास अगर सारे फॉर्मेट्स बने होंगे तो हम फटाफट वैल्यूज को पुट करेंगे। मेरा एक जो मैं आपको अपना मेन फंडा बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आप याद रखिए हमेशा जब भी हमें इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हमें सारे अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ रन करना है। हमें सारे अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ रन करना है, इसीलिए मैं सारे अकाउंट्स आपके सामने पहले ही प्रिपेयर कर रही हूँ एडवांस में। जब हम सारे अकाउंट्स को एक साथ प्रिपेयर करके रखते हैं तो बेटा गलती होने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मुझे साथ साथ पता रहेगा कि किसका ट्रीटमेंट मुझे कहाँ पे पुट अप करना है। ये मैं बना रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी इसको करा होगा,
ठीक है। और आपने जो है इसे दूसरे चैप्टर में भी, अब एडमिशन है जो चैप्टर जिसमें आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझेंगे, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है, जल्दी से आप भी बना लेंगे ये फॉर्मेट। थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे फॉर्मेट बनाते टाइम। मेरे पास तो स्क्रीन है, अदरवाइज पेपर पेन हो तो उस पे तो बहुत ही बढ़िया स्पीड में क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए अकाउंट्स के आप बच्चे हैं, फॉर्मेट बनाने में भी लाजवाब होने चाहिए, प्लस लाइंस, पेंसिल, स्केल को यूज़ करना, ये सब सारी चीज़ें अकाउंट्स के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हम ही एज अ टीचर अगर आपको फॉर्मेट नहीं बोलेंगे बनाने के लिए तो फिर हाउ विल यू मेक ऑन योर ओन, आप भी नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तो मैंने सबसे ऊपर लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट, कभी नहीं भूलना आपने, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये सब लिखते हुए, ठीक है। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें आपको याद रखनी है, वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि फॉर्मेट के साथ साथ वर्किंग नोट्स इन क्वेश्चन में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपने इसी के लिए अपना जो फॉर्मेट है प्लस वर्किंग नोट है, इनको पूरा अप टू द मार्क रखना है। कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन हमारा ना फॉर्मेट सही होने की वजह से भी हमें कभी कभी मार्क्स मिल जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो बस इसी का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखना कि मैं किस तरीके से आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान रखना। उसको उसी तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा इसमें। अब साथ ही में आप एक वर्किंग नोट्स का भी कॉलम बना लीजिए। अब देखिए मैंने वर्किंग नोट्स का भी कॉलम बना लिया, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलेंगी। क्वेश्चन रीड करते हैं। आपके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बताया कि अमित और वरुण पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशियो मुझे दे रखी है 4:1। अब देखो मैं वर्किंग नोट्स इधर बनाती हूँ ताकि आपको साथ साथ क्वेश्चन भी विजिबल रहे, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताया भाई ओल्ड रेशियो है, मैं ए और बी मान लेती हूँ अरुण और वरुण को। तो 4:1 मुझे इनकी रेशियो बताई गई है। साथ साथ मुझे बताया गया है कि न्यू रेशियो भी गिवन है भाई, चरण को जो इन्होंने एडमिट किया है, तो न्यू रेशियो इज 2:1:1। तो न्यू रेशियो साथ साथ मुझे गिवन थी, मैंने न्यू रेशियो भी लिख ली विच इज 2:1:1। अब देखो बेटा जब मुझे ओल्ड और न्यू रेशियो दी होती है तो एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि ये करते टाइम मुझे इनकी PSR तो निकालनी ही निकालनी है, विच इज़ कि मुझे न्यू रेशो और ओल्ड रेशो के बेसिस पे इनकी क्या कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकालनी ही निकालनी है कि क्या सेक्रीफाइस किया है मेरे पार्टनर्स ने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होना ही चाहिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि आपको ये वर्किंग नोट बनाना है और आपको ये कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये बेसिक्स में ही आता है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले तो निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और जब आपको पता है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसका फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं जल्दी से सेक्रीफाइस निकालूंगी तो मुझे पता लगेगा कि ए का सेक्रीफाइस जो है वो क्या आया है। ए ने जो है वो सेक्रीफाइस किया है क्या कहते हैं 4/5 माइनस 2/4 विच इज इक्वल्स टू 6/20। और बी का सेक्रीफाइस अगर मैं निकालूं तो मुझे पता चलता है कि वो 1/5 माइनस 1/4। So the value which I'll get is 1/20, but this time the value is negative. That means at the time of admission of a new partner C, A ने तो बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है लेकिन B ने गेन किया है। एक पार्टनर का सेक्रीफाइस एक पार्टनर का गेन, इस तरीके से वर्किंग नोट में इसको प्रॉपरली लिख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक एडजस्टमेंट करेंगे, टिक कर लेंगे। हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर ली है। सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको बताया कि चरण अपने साथ जो है वो एक
अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो अपने साथ अगर अपना एक शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है, इफ चरण हैज ब्रॉट इन हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, तो उसको हम कैसे करेंगे, चरण अपने साथ एक शेयर ऑफ गुडविल लाया है, तो आप यहाँ लिखेंगे चरण शेयर ऑफ गुडविल। कितना आ जाएगा चरण का शेयर ऑफ गुडविल, चरण का शेयर ऑफ गुडविल मेरे पास आ जाएगा, जो गिवन है मुझे, सॉरी चरण शेयर ऑफ कैपिटल मुझे गिवन है, तो चरण शेयर ऑफ कैपिटल इज गिवन। तो चरण अपने साथ कितनी कैपिटल लेकर आए, जूम करके देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। चरण अपने साथ कैपिटल लेके आया है 16,000 की अपने साथ कैपिटल लेके आया है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब है कि गुडविल तो उसको लानी ही थी, बट ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें उसकी शेयर ऑफ गुडविल पता नहीं है, तो हमें दैट मीन्स दिस इज अ केस वेयर ही इज हैज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आया, दैट मीन्स कि दिस इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। और अगर ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है और हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो आपको अच्छे से पता है कि हिडन गुडविल के केस में मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए होगी उसमें जो हमारा न्यू पार्टनर है, whosoever is a न्यू पार्टनर, तो सी के मुझे चाहिए होगी फर्म की कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल फ्रॉम सीज कैपिटल, सी की कैपिटल से नई फर्म की कैपिटल चाहिए होगी, लेस उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, कंबाइंड कैपिटल, और कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल भी लिख सकते हो, ऑफ ऑल पार्टनर्स। आपको ये दो चीजें चाहिए होंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हिडन गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। किसी को यहां तक डाउट है तो पहले उसे समझ लो, उसे क्लैरिफाई कर लो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखिए, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। यस, श्योर। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इसके साथ अगर इस पॉइंट के साथ आगे बढ़ूं, तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि हिडन गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल निकालने के लिए आई हैव टू स्विच टू वन पार्ट, विच इज कि क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट को स्विच करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें एक लास्ट एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ के देखना पड़ेगा कि मेरी लास्ट एडजस्टमेंट क्या है। लास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी कि इसमें क्यों नहीं हो रहा। इसके साथ साथ अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है मेरे पास कि I have to move the screen to that side. ओके, सो अगर मैं इसके बाद एक वो जो पॉइंट है मेरा, उस पॉइंट को रीड आउट करूं, तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे उस पॉइंट से पता चल रहा है कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। इसका मतलब है क्वेश्चन ने मुझे साफ साफ बताया है कि जो गुडविल है उसे मुझे वैल्यू करना है, फर्म की गुडविल को वैल्यू करना है, निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर ऑफ गुडविल। चरण की शेयर ऑफ गुडविल के बेसिस पे ही पूरी फर्म की शेयर ऑफ गुडविल निकलेगी, जिसका ये मतलब हुआ कि ये हिडन गुडविल का केस है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये हिडन गुडविल का केस है, और जब भी बेटा इस तरीके से हिडन गुडविल का हमारा केस होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हिडन गुडविल के केस में हमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ती है। अब हिडन गुडविल निकालने के लिए हम क्या प्रोसीजर्स और क्या स्टेप्स का यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। एक बार दोबारा देखेंगे, स्क्रीन मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया पॉइंट दिखाने के लिए कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर in profit and capital contributed by him. That means this shows that this case is of hidden
गुडविल, ये हिडन गुडविल का केस है। हिडन गुडविल के लिए मुझे उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स को निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड कैपिटल्स निकालने के लिए मुझे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो लेट्स क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको कहा गया कि फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 600। इसका मतलब है फर्नीचर एक एसेट है और उसे 600 रुपए से कम दिखाया गया है। तो मुझे क्या करना है, 600 रुपए से कम दिखाया है तो मैं उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगी, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में मुझे कहा गया है कि आउट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25 3000 वाज प्रीपेड। कहने का मतलब है कि प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, जिसे ट्रांसफर किया गया है टू द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। दैट मींस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस था, हमने पे कर दिया अपना ये एक्सपेंस। मतलब ये मेरी एक एसेट थी जिसे एसेट में नहीं दिखाया गया है। दैट मींस ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, और जब भी मेरी कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट होती है तो उस एसेट को हम कहाँ दिखाते हैं, वी शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था जिसको मैंने शो नहीं किया था। अब मेरे को उसको क्या करना है, मुझे उसे शो करना है। तो मैंने उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दिया। लास्ट एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पिक करने के पीछे एक रीजन ये एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि ऑल डेटर्स आर गुड। जब भी हमसे क्वेश्चन कहते हैं कि बेटा ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब है कि मेरे पास ऐसा कोई भी डेटर नहीं है जो मेरा पैसा नहीं देगा। इसका मतलब है जो मेरे पास क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग प्रोविजन है इसकी जरूरत मुझे नहीं है। जिस बच्चे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन में गलती कर सकता है। जब लिखा होता है कि ऑल डेटर्स आर गुड, मैं नोट बना के लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो हमारा कोई डेट खराब ही नहीं है तो मुझे डाउटफुल डेट का कोई प्रोविजन बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे प्रोविजन नहीं बनाना या मुझे प्रोविजन को, एग्जिस्टिंग प्रोविजन को फिनिश करना है, तो उस फिनिश करने के लिए लायबिलिटी को फिनिश करना होगा। लायबिलिटी को फिनिश करने का मतलब है कि उसे क्रेडिट करना। तो मैंने वही किया। यहाँ मेरे पास जो प्रोविजन था ये 400 रुपए का, मैंने इसे फिनिश कर दिया, बैलेंस शीट से उठाया, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे डाल दिया। अब और ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो रिवैल्यूएशन में मुझे करनी है। तो मैंने क्या किया, इस अकाउंट को क्लोज किया। 4000 इस साइड का मेरा टोटल बन रहा है, मैंने 4000 यहाँ लिखा, 4000 को मैंने यहाँ लिखा। और अब जब मैं इसे क्लोज करूंगी तो जो गेन है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि मैम आपने ए और बी में क्यों किया, सी में इस पैसे को क्यों नहीं बांटा, इस गेन को जो रिवैल्यूएशन का होता है। तो देखो आप, मैंने भी इसके बेसिक की वीडियो नहीं बनाई है, चेंज इन पीएसआर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक नोट दे देती हूँ कि रिवैल्यूएशन के टाइम पे जितनी भी एसेट्स रिवैल्यू होती हैं या एसेट्स रिवैल्यू या लायबिलिटीज रीअसेस होती हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। OPOR में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ये पैसा बांटा जाता है। इसीलिए ये रिवैल्यूएशन का पैसा हो गया या हमारा ओल्ड रिजर्व्स का पैसा हो गया, ये सब का सब हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। इसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, इसे मैंने जब क्लोज किया तो इन दोनों की ओल्ड रेशो जो थी, जो ओल्ड रेशो थी वो बेटा कितनी थी, ध्यान से देख लीजिए। ओल्ड रेशो मुझे दे रखी है क्वेश्चन में 4:1, उस रेशो में इस 4000 को मैंने बांट दिया। अब यहाँ पे मेन काम मेरा हो चुका है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, देखो जैसे फर्नीचर है, एडवर्टीजमेंट है, जो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स थी ये हो चुकी हैं। एक बात आपने खास ध्यान रखनी है, हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, इसलिए हमने हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट नहीं किए, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे कि कैसे हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं और आपको कैसे उनके दो ट्रीटमेंट एक बैलेंस शीट में करना पड़ता है। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स बचे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, विच इज रिलेटेड टू द हिडन गुडविल। तो उसके लिए मुझे चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गौर से देखो बेटा, सबसे पहले मुझे ये कैपिटल्स, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स है, ये पुट करनी पड़ेंगी ए और बी की। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक बैलेंस ऐसा है जो पुराना है
जिसे मैं लेकर के आ रही हूँ, तो मैं इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर रही हूँ, मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब मैंने रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, जो मैंने 32,000 और 800 दोनों में बांटा था, 3208। ठीक है, आपने देखो बेटा खुद देखनी है ये चीजें कि कैसे ये क्रॉस पोस्ट होके यहाँ से यहाँ आया है। ठीक है, अब जब मैंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया है, मुझे पता है कि नया पार्टनर चरण जो आया था वो अपने साथ अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आया है। अगर जब भी नया पार्टनर अपने साथ अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आता है, तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि चरण अगर अपने साथ कैपिटल लेके आए तो उसकी एक जर्नल एंट्री पास होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में अब बच्चों का ना बहुत डाउट भी रहता है कि मैम हमें कैश अकाउंट ओपन करना है कि बैंक अकाउंट ओपन करना है। क्वेश्चन में अगर बेटा मुझे कैश और बैंक दोनों अकाउंट दिए हैं तो आप कैश से सारी एंट्रीज करेंगे, सिर्फ कैश अकाउंट दिया तो भी कैश से करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ बैंक अकाउंट दिया तो सारी एंट्रीज बैंक से पास होंगी। ठीक है, बैंक अकाउंट दे रखा है इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया टू सीज कैपिटल। जितना भी सी अपने साथ अपना कैपिटल लेकर आया 16,000 का, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इस एंट्री को क्रॉस पोस्ट कर दिया यहाँ पे। जब यहाँ क्रॉस पोस्ट किया तो मेरे पास देखो, आपके लिए आई एम डूइंग इट विद द डिफरेंट कलर्ड पेन ताकि आपको ध्यान रहे कि मैम ने एक एक एडजस्टमेंट कहाँ से किया। यहाँ से ये 16,000 का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हिडन गुडविल निकालिए। हिडन गुडविल निकालने के लिए तो हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होगी। हमारे दो स्टेप्स की जरूरत है। एक तो हिडन गुडविल के लिए मुझे चाहिए न्यू फर्म्स कैपिटल फ्रॉम कैपिटल ऑफ सी। सी की कैपिटल से मुझे नई फर्म की कैपिटल चाहिए। तो आइए फोर्थ पॉइंट बनाते हैं, एक नया पॉइंट बनाते हैं जो होगा हमारा हिडन गुडविल का पॉइंट, और इस पॉइंट को ध्यान से और गौर से समझते हैं। ठीक है, जब बेटा मुझे हिडन गुडविल निकालनी है तो मुझे चाहिए स्टेप 1, मुझे चाहिए कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फ्रॉम सीज कैपिटल। सी की कैपिटल से नई फर्म की कैपिटल चाहिए। अब आप देखो सी की कैपिटल जो है वो कितनी दे रखी है, 16,000। उसका शेयर कितना है प्रॉफिट का, 4। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट होगा कि मैम आपने ये कैसे किया, इसलिए मैं आपको यहाँ पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। फर्म्स कैपिटल का 1/4 सी की कैपिटल है, तो इसका मतलब है कि बेटा फर्म की कैपिटल क्या होगी, फर्म की कैपिटल होगी 16,000 सी की कैपिटल इंटू 4। तो विच विल कम आउट टू बी, द वैल्यू विल कम आउट टू बी, कितनी आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, 64,000 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। स्टेप 2 है बेटा यहाँ पे मेरा कि मुझे निकालना है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी सी। इन तीनों की मुझे कंबाइंड कैपिटल निकालनी है। कंबाइंड कैपिटल का बेटा यहाँ मतलब होता है कि मुझे इनकी एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, तीनों पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें रीवैल्यूएशन तो क्लोज हो चुका है, रीवैल्यूएशन से जो भी आना था पार्टनर्स कैपिटल में बेटा आ चुका है। अब मुझे ये देखना है कि ऐसी कौन सी अमाउंट है जो कि मुझे पिक करनी है बैलेंस शीट से। अब देखो बेटा कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस आपको दिख रहा हो, मुझे दिख रहा है कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स है। तो बेटा जब भी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स होती है या गुडविल हमारी बुक्स में दी होती है, तो उस केस में हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम उस गुडविल को बेटा फिनिश कर देते हैं। उस गुडविल को जब हम फिनिश करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में वो गुडविल बांटते हैं। तो अभी भी मैं वही करूंगी, ओल्ड पार्टनर्स को उनका शेयर ऑफ ओल्ड गुडविल, पुरानी फर्म की गुडविल का उनका शेयर देके उन्हें फिनिश कर देंगे। तो एंट्री यहाँ हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्यों मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट एंट्री लिख रखी है, तो साथ में आपको आइडिया रहेगा कि कैसे मैंने एक एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट किया, आपको याद रहेगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो ओपी ओआर अगर मैं करूं तो 800 200 से वैल्यू चली जाएगी, 800 200 से जब वैल्यू जाएगी तो वो यहाँ आ जाएगी टू गुडविल 800 200,
और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें तो मैंने कैसे सबसे पहले चेंज इन पीएसआर का ट्रीटमेंट किया, फिर मैंने कैपिटल का ट्रीटमेंट किया, फिर मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, फिर मैंने सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन में डाल के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब मेरा लास्ट स्टेप है कैपिटल से हिडन गुडविल निकालना, जो कि एक इस क्वेश्चन का बहुत ही अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा का मतलब है कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मुझे चाहिए एडजस्टेड कैपिटल। एक बात का आप बहुत ख्याल रखेंगे, वो ये है कि एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, ये आप ध्यान से आज समझ लेंगे। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है बेटा, ये जो वैल्यूज हमने ए और बी में पुट की हैं, इन वैल्यूज के बेसिस पे हमें अब उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। ध्यान से देखेंगे कि मैंने ए की एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालने जा रही हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे इज एडजस्टेड कैपिटल विच विल बी इक्वल्स टू, देखो कैसे मैं वैल्यू लेकर आ रही हूं नीचे, 20,000 क्रेडिट साइड पे देखो ए के, प्लस 3200 माइनस 800, क्रेडिट साइड की सारी वैल्यूज प्लस, उसमें से डेबिट साइड की वैल्यू माइनस, क्रेडिट साइड की दोनों वैल्यूज प्लस, उसमें से क्रेडिट साइड की वैल्यू माइनस। मैंने एरो बनाया है, ध्यान से देख लो, डेबिट साइड की दोनों वैल्यूज प्लस, क्रेडिट साइड माइनस, क्रेडिट साइड की दोनों डेबिट साइड की दोनों वैल्यूज प्लस, क्रेडिट साइड माइनस। इस तरीके से आपका ये जो है एडजस्टेड कैपिटल ए का निकल आएगा। अब मैं बात करूं बीज एडजस्टेड कैपिटल की, मुझे बी की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। अगर मैं बी की एडजस्टेड कैपिटल निकालती हूं तो मेरे पास बी की एडजस्टेड कैपिटल क्या आती है, बी की एडजस्टेड कैपिटल मेरे पास रहेगी कुछ इस तरीके से कि बी की वैल्यू देखो मैंने कैसे कैपिटल अकाउंट से पुट की है, 15,000 प्लस 800 माइनस 200, क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस। ऐसा करने से मेरे पास एक वैल्यू आ गई है ए की, एक वैल्यू आ गई है मेरे पास बी की एडजस्टेड कैपिटल की, और इसी के साथ साथ हम इसमें सी की न्यू कैपिटल जो है वो ऐड कर देंगे। और सी की न्यू कैपिटल मुझे दे रखी है 16,000 रुपए। ठीक है, इसको आप एक बार कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ। इस इनकी वैल्यूज का जब मैं टोटल करूंगी तो मेरे को क्या दिखता है कि ए की जो कैपिटल है 23,200 माइनस 800, 22,400 आ रही है एडजस्टेड कैपिटल, और बी की एडजस्टेड कैपिटल मेरे पास आ रही है 15,600। अगर मैं इसमें 22,400 को प्लस करूं और 16,000 को प्लस करूं तो मैं क्या देखूंगी, तो मेरे पास जो फर्म की कैपिटल है कंबाइंड कैपिटल वो आ रही है कुछ 54। अब स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 अगर मैं करूं तो मेरे पास आ जाता है हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल निकालने के लिए मैंने क्या किया, 64,000 माइनस 54,000 इक्वल्स टू हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल मेरे पास आ जाती है यहाँ 10,000 रुपीज। इसका मतलब है सी को एज अ न्यू पार्टनर 10,000 रुपीज की अपनी हिडन गुडविल लेकर आनी थी, लेकिन वो अपनी 10,000 की हिडन गुडविल नहीं लेकर आया। अब हमने क्या किया, सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया यहाँ से। अगर मैं सी का शेयर ऑफ गुडविल यहाँ से निकालूं इस हिडन गुडविल में से, तो सी का शेयर आ जाता है 10,000 का 1/4 जो कि बनेगा 2,500। अब मैं यहाँ देख सकती हूँ स्टेप 1 में कि ए ने गेन की सेक्रीफाइस किया लेकिन बी ने गेन किया है। तो इसका मतलब है जो मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो एंट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे, स्टेप देखेंगे। सी का शेयर ऑफ गुडविल आ गया 2,500। अब मुझे निकालना पड़ेगा ए का जो सेक्रीफाइस है वो आया है मेरे पास 6/20, और बी का जो गेन आया है वो मेरे पास आया है 1/20 नेगेटिव का। ठीक है, सी का शेयर ऑफ गुडविल कायदे से ए और बी में बढ़ जाना चाहिए इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, लेकिन हम ए और बी में ये नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि बी ने भी गेन किया है, तो मुझे बी का भी गेन यहां से निकालना पड़ेगा। बी इज गेन इन गुडविल। अगर मैं बी का गेन गुडविल में निकालती हूँ तो 10,000 इंटू 1/20 करती हूँ तो 500 आता है बी का गेन।
अब बी का जो गेन मेरे पास आ गया, इसका मतलब है जो मेरी जर्नल एंट्री फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे वो क्या होगी, सी अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया, उसकी गुडविल हिडन गुडविल के थ्रू निकली है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये पैसा सी के करंट अकाउंट से निकालना पड़ेगा। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री मैंने क्या की है, क्यों की है, आपको इसके लिए सारी प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा। अपना पैसा नहीं लाया सी गुडविल का, तो हमने उसके करंट अकाउंट से लिया। बी को गेन हुआ तो हमने बी को भी डेबिट कर दिया, क्योंकि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है एंट्री, और ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए ए को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझते हुए वैल्यूज देखेंगे। सी ने 2500 रुपए देना है, बी ने 500 देना है। इसका मतलब क्या है कि सी के पास टोटल कितना पैसा जाएगा, सॉरी ए के पास टोटल कितना पैसा जाएगा, ए के पास जाएगा टोटल 3000 रुपए। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट है वो अभी पूछ सकता है। अब इस एंट्री की मैं क्रॉस पोस्टिंग कैसे करूंगी, ए के कैपिटल अकाउंट में तो आ जाएगा बेटा बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए के पास आया 2500 रुपए, 500 आया उसके पास, सॉरी ए सी के करंट अकाउंट से है, नॉट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट, सी के करंट अकाउंट से आया, लेट मी राइट इट क्लियरली, सी के करंट अकाउंट से आया मेरे पास 2500 रुपए, और बी के कैपिटल अकाउंट से गेन का पैसा आया उसका 500 रुपए। ठीक है, अब हमने सी का करंट अकाउंट तो बनाया नहीं, लेकिन ए का कैपिटल अकाउंट तो बनाया है, तो ए के कैपिटल अकाउंट से एक एंट्री बी के अकाउंट में 500 रुपए की पास हो जाएगी। बस ये उस एंट्री का क्रॉस पोस्टिंग होगा। क्रॉस पोस्टिंग करने के बाद आप अपने अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं विद डबल लाइन। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट्स विद डबल लाइन। कभी भी डबल लाइन के बिना आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं करना। ठीक है, तो ये लीजिए डबल लाइन से मैंने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया। 16,000 का 16,000 ही आया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इसका भी बैलेंस इस तरफ ही बचेगा 15,800 का, 15,800, 16,000, 15,800 का बैलेंस कुछ 15,100 बचेगा, 25,400 मिला करके 26,200, 26,200। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन हमें ना बैलेंस शीट भी क्लोज करनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं गिवन, इसलिए हमने नहीं क्लोज की। अगर मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ध्यान से पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, इसी के ऊपर बेस जाके हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। स्टेप देखिए, मैंने सबसे पहले चेंज इन पीएसआर की एंट्री की है, सारा मैंने सेक्रीफाइस एंड गेन निकाला। गुडविल मुझे सीधे तरीके से गिवन नहीं थी, वरना मैं प्रीमियम फॉर गुडविल का सिंपल केस कंडक्ट करती, सिंपल तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन हिडन गुडविल का केस था, तो हमें पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा। मैंने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स कंप्लीट की। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने पार्टनर्स कैपिटल में वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करने के बाद मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर करने के बाद मैंने अपना एडजस्टेड कैपिटल्स निकाला। एडजस्टेड कैपिटल्स निकाल के मैंने ये वाला केस अप्लाई किया हिडन गुडविल का, जहां सी की कैपिटल के बेसिस पे मैंने फर्स्ट स्टेप किया, फर्म की कैपिटल निकाली। सेकंड स्टेप में मैंने एडजस्टेड कैपिटल से गुडविल निकाली। गुडविल निकालने के बाद हिडन गुडविल मैंने सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाला। फिर मुझे याद आया कि ए ने तो सेक्रीफाइस किया था, बट बी का गेन था, तो हमने बी का गेन निकाल के अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुडविल का ट्रीटमेंट है उसकी एंट्री की। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने क्रॉस पोस्टिंग की अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद मेरे जो दोनों का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप मेरे इंस्टा पेज पे जाके या मेरे फेसबुक पेज पे जाके मुझसे डीएम करके डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे यहीं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका कोई प्रीवियस बेसिक टॉपिक नहीं याद, समझना चाहते हैं, आप मुझे डीएम कर दीजिए, यहीं पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टॉपिक भी वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। थैंक यू। बिफोर यू लीव, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब,
like and share my channel. Thank you.